का नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छिटपुट हिंसा के बीच त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 सीटों पर वोटिंग खत्म। 81% तक पड़े वोट। 2 मार्च को होगी मतगणना। आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी, फॉरेंसिक और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी सरकार। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। अनचाही कॉल्स पर लगेगी सख्ती। अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। निजी नंबर से मैसेज करने वाले भी सावधान। ट्राई ने तेवर कड़े किए। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली। आईटी, रियल्टी, मेटल शेयरों में तेजी। बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दबाव। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद। एंजल इन्वेस्टमेंट के बहाने चल रहे फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त। स्टार्टअप की नए सिरे से होगी स्क्रूटनी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हत्या करके फ्रिज में छुपाई थी लाश। मोबाइल चार्जर केबल से घोंटा था गला। और छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। त्रिपुरा में 80% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। इससे पहले आज मतदान के दौरान साउथ त्रिपुरा पुलिस ने एक सीपीएम समर्थक पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की। इस बार 20 साल पहले मिजोरम से आकर त्रिपुरा में बसे ब्रू समुदाय के लोगों को भी वोट देने का मौका मिला है पहली बार। त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी आईपीएफटी को सीपीएम और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा त्रिपुरा राज परिवार के प्रमुख प्रद्योत विक्रम की क्षेत्रीय पार्टी तिपरा मोथा के साथ भी मुकाबला करना है। सीपीएम, कांग्रेस और तिपरा मोथा ने बीजेपी पर वोट को डराने, धमकाने और वोटरों को रोकने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर करेंसी नोट, शराब और ड्रग्स भी जब्त की गई है। त्रिपुरा के विश्रामगंज से अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ गई हैं। आशिका, बताइए कैसा रहा आज का मतदान और अब क्या मूड माहौल त्रिपुरा का लग रहा है? देखिए 7 बजने वाले हैं और अब भी पूरी तरह से पोलिंग जो है वो सब जगह खत्म नहीं हुई है। कई जगहों पर अब भी लाइन में लगे हुए हैं जो वोटर हैं। तो वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा ये बिल्कुल साफ है। पूरा आंकड़ा तो नहीं आया है। 5 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता सकती हूँ। करीब 81% जो है 5 बजे तक का आंकड़ा रहा है। समीकरणों की जो आप बात कर रहे थे, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है इस बार। बीजेपी पिछले चुनाव में कहीं भी नहीं थी इस राज्य में उसके पहले, लेकिन सत्ता तक पहुंच गई। और वोट परसेंटेज की बात करें, 43+ वोट परसेंटेज था भाजपा का। लेफ्ट सरकार नहीं बना पाई, लेकिन यहाँ ये भी याद रखना चाहिए हमें कि लेफ्ट का वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार 42+ यानी बीजेपी से सिर्फ 1% कम था। साथ ही कांग्रेस 1+ वोट परसेंटेज उनका था। तो अब जब लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हैं, दोनों क्या पार्टियां एक दूसरे को अपने वोट दिला पाएंगी और ये वोट शेयर मिलकर क्या भाजपा पे भारी पड़ेगा या फिर कहीं भाजपा के लिए ये जो अलायंस है वो फायदे का सौदा ना हो जाए कि लोग जो है, जो वोटर हैं वो एक बार में चुनाव करें। हालांकि अब सबकी किस्मतों का फैसला लगभग चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ईवीएम्स में कैद हो चुका है। लेकिन एक नाम और, बड़े नाम जो हैं चुनाव से संबंधित, उनको लेना ज़रूरी है। जो नाम आपने भी लिया, त्रिपुरा मोथा पार्टी ट्राइबल बेल्ट पे खास तौर पर काफ़ी पैठ बना चुके हैं प्रद्योत। और हाल ही में एक बड़ा फैसला, एक बड़ी घोषणा उन्होंने की कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस पर कई उन्होंने जो है आज हमसे भी बात करते हुए न्यूज़ 18 से ये कहा है कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूँ और हमारे जो कॉज हैं उनको जो समर्थन करेगा उनके साथ ही हम जाएंगे, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे लेफ्ट कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं अगर किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है
तो किंग जो है वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। इस बीच अब भारी वोट परसेंटेज जी, जी। के साथ अंतिम चरण में है चुनाव। 4 बजे हालांकि पोलिंग का जी, समय पूरा हो तो अब चुका। तक कल जो उसके है बाद लंबी अभी भी कतारें लगी। लोग जो है कतार लगाकर खड़े हैं। लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी तस्वीर, हालांकि इसका नतीजा क्या होगा 2 मार्च को सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिका, और बढ़ते हैं आगे। मोदी सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस के रेजिंग डे समारोह में वो हिस्सा ले रहे थे और यहीं पर इन्होंने ये बात कही। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूल चूर परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर आज भी इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी है। ये लगातार तीसरा दिन है जब बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को नियमों के उल्लंघन और प्रॉफिट डाइवर्जन का शक है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करके तैयार की गई मनगढ़ंत कहानी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर जोर दिया है। उन्होंने जानकारी के बढ़ते फ्लो को हमले का नया तरीका बताया है। India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to instill in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. और बीबीसी पर आईटी विभाग के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल, क्यों कौन कर रहा है भारत के खिलाफ साजिश? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आने वाले दिनों में भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज होगी, ये कहना है अमेरिकी बिलियनियर इन्वेस्टर रे डेलियो का। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में डेलियो ने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. And I would say, like, if I was going to paint the world, there is this great power conflict and lots of things going on that are great and terrible in both China and the United States. And you look at India, it's an advantage through all history and world wars. Those that have not been involved in the wars and stand aside from the wars actually prosper from whatever conflicts exist. India will do great, I think, and then the question is, what does that mean for the rest of us? और अब बात बाजार की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सेंसेक्स 44 अंक चढ़कर 61,320 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 20 अंक चढ़कर 18,036 पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताया सुमित, आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला?
देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आपको ज्यादा उसमें आईटी ही शुमार दिखाई पड़ेगा। चाहे ओएनजीसी जो कल तेज बिकवाली में था, उसके बाद आज प्रॉफिट वापस 6% के मूव में आया। टेक महिंद्रा शानदार तेजी, 5.5% का उछाल। अपोलो हॉस्पिटल 3.5%, कल की 5% तेजी के बाद आज 3.5% ऊपर। डीवी स्लैब करीब 2% की बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो पूरे फार्मा और आईटी दोनों में खरीदारी रही। बिकवाली थी आज बीपीसीएल में 1.5% नीचे, एमएनएम 1% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 1% नीचे और आयशर मोटर कल की बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग करीब 0.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में सोलार इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर, एपीएल अपोलो 7% ऊपर, नवीन फ्लोरीन 5.5% ऊपर और अदानी विल्मर अपर सर्किट पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था आज रियल एस्टेट स्पेस में, मैक्रोटेक डेवलपर 3.5% नीचे, वोडाफोन आइडिया 3.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल और आईआरएफसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज की तेजी पूरी तरह से रही आईटी और फार्मा के नाम जहां पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। पैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि ग्लोबल से ज्यादा घरेलू सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकती है। उनके मुताबिक सीमेंट और सिरामिक्स कंपनियों के मार्जिन सुधरेंगे और कमोडिटी कीमतें घटने से सीमेंट कंपनियों को फायदा होगा। भारत के सेक्टर्स है, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है, वहां पे ना ज्यादा अर्निंग्स की विजिबिलिटी है। जो इंटरनेशनल सेक्टर्स है वहां पे विजिबिलिटी कम है। तो भारत के सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स तो हम लोग है ना ओवरवेट है ही। पर अभी एक जो दूसरा थीम देख रहे हैं हम लोग, जहां जहां पिछले साल कमोडिटी भाव बढ़े थे और कमोडिटी भाव बढ़ने के कारण मार्जिन काफी प्रेशर में आए थे, वो सेक्टर्स में इस साल कमोडिटी भाव में राहत मिलने के कारण मार्जिन वापस से बढ़ जाएंगे, तो वो सेक्टर अच्छा करेंगे। तो अनुमान के लिए एक सीमेंट है, दूसरा सेरेमिक सेक्टर है, तो ये सब सेक्टर्स में मार्जिन रिबाउंड इस साल आएगा। और हर एक स्टॉक है ना अंडर परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, मार्जिन रिबाउंड आएंगे, तो इसलिए ये सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। कॉल्स और एसएमएस जो कि अनवांटेड होते हैं, उन्हें रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबर से कॉल करने वाले टेलीमार्केटिंग पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम। देखिए, अनचाही कॉल्स के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। औसतन एक आदमी को रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि उसके ऊपर नकेल कसी जाए। ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर कि कई लोग आजकल निजी नंबरों से फोन करते हैं, उससे मैसेज करते हैं, तो ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि हेडर और मैसेज के जरिए अपना मैसेज भेजती हैं, उनके भी और मैसेज रीवेरिफिकेशन करने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। तो ये सारा काम जो है टेलीकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर करना होगा। तो उम्मीद है कि अगर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर सख्ती करती है और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकती है। शुक्रिया असीम। देश में पिछले 5 साल में डेटा का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ गया है। नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स के मुताबिक 2018 में देश में औसतन हर महीने 4.5 एक्साबाइट डेटा की खपत हो रही थी, जो अब बढ़कर 14.4 एक्साबाइट हो गई है। आपको बता दें कि एक्साबाइट डेटा को नापने की एक बड़ी यूनिट होती है, जहां 1 एक्साबाइट 1 अरब जीबी यानी गीगाबाइट के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में हर व्यक्ति 19.5 जीबी डेटा का इस्तेमाल हर महीने कर रहा है। रिपोर्ट में ये अनुमान भी लगाया गया है कि 5G आने के बाद डेटा की डिमांड में और बढ़ोतरी होगी। सरकार अब एंजल टैक्स के दायरे में आने वाले स्टार्टअप्स की नए सिरे से स्क्रूटनी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन का शक है। क्या है पूरी खबर, डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, कैसे मतलब टैक्स इवेजन हो रहा है और इस पर किस तरह की एक्शन की तैयारी है? देखिए, इनकम टैक्स विभाग को आशंका है कि देश में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स के तहत जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि देश में जो डीपीआई के तहत रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जिससे कि एंजल टैक्स से राहत मिलती है, उस दायरे से बहुत सारे देश में स्टार्टअप्स बाहर हैं, खासतौर से बड़े स्टार्टअप्स। और सरकार को आशंका है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है
उसमें टैक्स इवेजन कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ऐसे सभी स्टार्टअप्स की स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है जो कि DPIIT के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आज की डेट की बात करें तो करीब देश में करीब 80,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत रजिस्टर्ड है, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैं। और इन पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर इनमें कोई भी विदेशी निवेशक या फिर देश का निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर एंजल टैक्स नहीं लगता है। तो इतनी बड़ी राहत होने के बावजूद ऐसे बड़े देश में करीब 80,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस छूट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और वो अपने आप को गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि आखिरकार ये ऐसे कौन से स्टार्टअप है और इसके पीछे क्या मकसद है। इसी के तहत सरकार इन तमाम स्टार्टअप्स पर स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया आलोक। बढ़ते आगे, देश में अब जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। हाइड्रोजन ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है, जो मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाई जाएगी। और क्या कुछ खास है इस ट्रेन में, वंदे मेट्रो में, जानते हैं दीपाली नंदा से। बताइए दीपाली, क्या होगी, किस तरीके की होगी वंदे मेट्रो? देखिए, वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब रेलवे एक नई टेक्नोलॉजी देश में लाने जा रही है और इस नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा वंदे मेट्रो के नाम से। ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन है उन्हें हाइड्रोजन से चलाया जाएगा, जो कि बिल्कुल क्लीन फ्यूल माना जाता है। वंदे भारत जिस तरह से थोड़े लंबे रूट्स पर चलाई जाती है, लेकिन अगर वंदे मेट्रो की बात करें तो इसका मकसद यही रहेगा जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है उसमें सुधार लाया जा सके, यानी ऐसे दो स्टेशन जिनके बीच में दूरी 100 किलोमीटर की है, ऐसे रूट पर वंदे मेट्रो को लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है दिसंबर यानी कि इस साल के आखिर तक वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद रेलवे की कपूरथला और ICF फैक्ट्री में वंदे मेट्रो का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये यूरोपियन देशों से लाई जाएगी, खासतौर पर जिस तरह से यूरोप में रीजनल ट्रांस ट्रेन पूरा नेटवर्क है, उसी तरह से यहाँ पर भी इस मॉडल को डेवलप किया जाएगा। और एक बार जब पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी तो सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि निजी कंपनियों को भी न्योता दिया जाएगा कि वो रेलवे के साथ मिलकर वंदे मेट्रो का निर्माण देश में ही करें। देश में करेंगे इसलिए जो कंपनियां हैं उन्हें मेक इन इंडिया के तहत तमाम इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो एक नई टेक्नोलॉजी जल्द ही हम भारत में, खासतौर पर अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो वहां पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। निक्की यादव मर्डर केस में आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। साहिल ने क्राइम ब्रांच के सामने सच उगल दिया है। साहिल गहलोत ने कबूल किया है कि 9 फरवरी की रात को निक्की यादव उसके साथ थी और कई घंटे दोनों साथ घूमते रहे। 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में की गई, जब पुलिस वहां की CCTV फुटेज खंगाल रही है और क्राइम ब्रांच की टीम ने निक्की के फ्लैट के आसपास के सभी CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच साहिल की शादी की तस्वीरें सामने आई है। आरोप है कि साहिल ने निक्की की हत्या करने के बाद 10 फरवरी को बहादुरगढ़ के गांव में शादी की। निक्की के पिता ने साहिल के लिए फांसी की मांग की है। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा है। भारतीय मूल की निक्की हेली ने अपने पहले आधिकारिक चुनावी कैंपेन में भारतवंशी का कार्ड खेला है। निक्की हेली ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो भारतीय प्रवासियों की बेटी है। बेहतर जीवन की तलाश में माता पिता भारत से आए थे। वे दक्षिण कैरोलिना में रहे। हमारा शहर हमसे प्यार करने लगा, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं था। निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप से पहले पार्टी के भीतर मुकाबला करेंगी। निक्की हेली दक्षिण कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये उत्सव दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8-9 साल में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कई बड़े बदलाव हुए हैं। 75 साल में पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। T20 में भारत का डंका बज रहा है। महिला टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल के कुछ करीब पहुंच गई है। इसी के साथ दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वे T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुषों में भी अब तक ये रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। पुरुषों में युजवेंद्र चहल के नाम 91 और भुवनेश्वर कुमार के नाम 90 विकेट है। दीप्ति ने 15 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड से होने जा रहा है। भारत फिर से चीतों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 18 फरवरी को 12 चीते साउथ अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे और 11 बजे चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। क्या कुछ खास तैयारी है चीतों को लाने की? जानने के लिए इस प्रोजेक्ट के हेड से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो भारत में 12 और चीते लाए जाएंगे। 18 तारीख को 18 फरवरी को ये भारत आएंगे। पूरी प्लानिंग क्या है ये जानते हैं। सर ये बताइए कि जो तैयारी की है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने बजे वो चीते भारत आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, और उन आने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें क्या तैयारी है, क्या खास एहतियात बरते गए हैं? देखिए, चीता ट्रांसलोकेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें लगभग 25-26 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कोऑर्डिनेशन में। तो एक बड़ी मैसिव और बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए खुशी है कि सब कुछ, सारी प्लानिंग, सारा कोऑर्डिनेशन, सारा नेगोशिएशन, सब कुछ फाइनल होने के बाद अब 18 तारीख को, 18 फरवरी को चीते साउथ अफ्रीका से 12 चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पे लाए जाएंगे और फिर ग्वालियर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो नेशनल पार्क पे ले जाए जाएंगे। सर, इंडियन एयरफोर्स इसमें आपकी मदद कर रही है और वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है जो वो पूरी प्रक्रिया होगी साउथ अफ्रीका से लेकर भारत आने तक की जो प्रक्रिया होगी, उसमें चीतों का ख्याल रखा जाए, चीतों के जो एहतियात बरती है उसके लिए क्या खास तैयारियां की जाती हैं आमतौर पर, इससे पहले भी जो आपका अनुभव रहा है? जी, तो इसमें ये एक तो कार्गो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें क्रेट्स बड़ी आसानी से और बड़े सुरक्षित ढंग से रखे जा सकते हैं। इसमें ये सुविधा होती है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो चीतों के साथ ट्रेवल करेंगे, वो बीच बीच में उनका परीक्षण कर सकें। और ये जो चीतों का ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की फ्लाइट होगी, तो इनको माइल्ड सेडेटिव दे के लाया जाएगा ताकि उनकी एक्टिविटी वो नियंत्रित रहे। और बीच बीच में हर एक घंटे में इनके ऑक्यूलर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए हमारे साउथ अफ्रीका से जो चीता एक्सपर्ट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी भारत से एक वेटनरी डॉक्टर और अधिकारी गए हुए हैं जो चीतों के साथ आएंगे। चीता के जो हेड हैं वो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग है वो क्या होने वाली है और आगे जो 18 तारीख को 12 और चीते हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं। रोहन सिंह, दिल्ली।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। नमस्कार।